आज की सेशन में हम शिक्षण विधि के बारे में देखेंगे। तो समस्या समाधान विधि क्या है? समस्या समाधान विधि में पाठ्यचर्या कैसी होती है? तो लचीली होती है, परिवर्तनशील होती है व संक्षिप्त होती है। समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी शिक्षण पर आधारित होती है और समस्या समाधान विधि में बालक जो है सक्रिय होता है, यानी इसमें बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और इसमें कहा जाता है कि बालक जो है पूर्व अनुभव के आधार पर सीखता है। तो इस जो समस्या समाधान विधि है इसको पॉजिटिव के रूप में हम देखते हैं। सीटेट में क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसको हम पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक या जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। और ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही है मैं खोज करता हूँ। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण देकर या वातावरण में रखकर स्वयं तत्व को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक केवल मात्र पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। हालांकि एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 भी शिक्षक के बारे में कहता है कि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए या सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। तो ह्यूरिस्टिक विधि भी क्या है? पॉजिटिव विधि है और इसको प्रयोग करने से बच्चे जल्दी सीखेंगे और इसको बढ़ावा देने की भी बात की जाती है। प्रयोजना शिक्षण विधि। प्रयोजना शिक्षण विधि, इसके जनक कौन है? तो किलपैट्रिक महोदय। और इनके जो किलपैट्रिक महोदय हैं यह जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी का हालांकि वीडियो हमने एक अपलोड कर दिया हूँ। तो शिक्षण के कितने ध्रुव हैं इन सभी के बारे में बताया गया है और हर टीचिंग एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जॉन डीवी का एक वीडियो हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रयोजना विधि में सामाजिक वातावरण में किया जाता है, जिसे लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है और इसमें समस्या को हल खोज निकालने के लिए से संबंधित है, यानी बालक के डेली रूटीन में जो प्रयोग करता है उसी पर आधारित यह विधि होती है, यानी वास्तविक जीवन से संबंधित विधि होती है। और इसमें यह भी है कि हल खोज निकालने के लिए है जिससे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप में कोई मैप या किसी पर काम कर रहे हैं बच्चे। अगली है कहानी शिक्षण विधि। ये भी इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधि है। अगर आप छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आप देखेंगे कि बच्चे कहानी में ज़्यादा रुचि लेते हैं। बचपन में कहानी दादा नानी अम्मी दादी बहुत सुनाती हैं और इस कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाना सबसे उचित विधि मानी जाती है। कहानी शिक्षण विधि में कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैम जो है शेर के रूप में बच्चों को बना करके कहानी सुनाते हुए सिखा रही हैं। बच्चों को कहानी रूप में शिक्षा देनी चाहिए। यह किस क्लास के लिए है? तो छोटी क्लासों के लिए है। इस विधि में बालक में ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है। बच्चे रुचि भी लेते हैं और बच्चे जिसमें रुचि लेते हैं उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो कहानी शिक्षण विधि में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार आसानी से होता है। जैसे यहाँ पे मैम जो है बच्चों को कहानी के रूप में पढ़ा रही हैं, सिखा रही है मैप में, तो बच्चे इसमें उत्सुक होकर के सीखते हैं। तो छोटी क्लासों में कहानी शिक्षण विधि इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अगली है विचार विमर्श विधि, जिसे हम सामूहिक चर्चा विधि भी कहते हैं। यानी समूह में रह करके कई लोग आपस में विचार करके किसी भी
विचार करके अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों को एक साथ करके विचार विमर्श करके इसमें सिखाया जाता है। इसमें कुछ बालक किसी विषय पर भाषण देते हैं तथा शिक्षक की अध्यक्षता में भी भाषण देते हैं, ताकि कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो शिक्षक उसमें क्या करता है, सहयोग करता है। किसी एक विषय समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण दिया जाता है, यानी किसी एक विषय पर क्या किया जाता है, भाषण दिया जाता है, क्योंकि ये समूह में शिक्षण कार्य होता है। बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके जो है सीखते हैं। खेल विधि कौन सी? खेल विधि, इसके जनक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय हैं। और फ्रोबेल महोदय जो है किस विधि के जनक हैं? तो खेल विधि के जनक हैं। और इसमें यह बताया कि बच्चे खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे ABCD ये चीज़ पढ़ा रही मैम, और कुछ देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है, और खेल खेल के माध्यम से ही इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। बालक में समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं मानसिक क्षमता का विकास खेल विधि से होता है। खेल विधि में ज़्यादातर किस खेल को प्रमुखता दी जाती है? तो गेंद वाले खेल को प्रमुखता दी जाती है। इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रबल महोदय एक थे, इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना की थी। अगर स्थापना पूछेगा तो किसने किया था? प्रबल महोदय। और किसने इसको आगे बढ़ाया था? तो फ्रोबेल महोदय। अगली है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। कौन सी? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट से सभी को पता लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट में स्कूलों में कुछ असाइनमेंट मिलता है, उसी के अनुसार बच्चे को अगर सिखाया जाता है तो वह कौन सी होती है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि होती है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो जॉन डेवी महोदय हैं। जॉन डेवी महोदय इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनका कंप्लीट वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। और इसे विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो किलपैट्रिक महोदय को जाता है। इस विधि में शिक्षण को वास्तविक स्थिति में करने की अधिक अस्थायी होता है। यहाँ पे अस्थायी रहेगा, यानी कोई भी काम आप अगर कर रहे हो वास्तविक स्थिति से जोड़ करके, वह ज्ञान कैसा होता है? अस्थायी होता है। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। अगली कौन सी है? आगमन विधि। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछा जाता है। तो आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। और इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर जोर देती है। इस विधि के बारे में NCF भी कहता है, NEP भी कहता है। और इसके जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। अब इसमें कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जरूर। इसमें आगमन विधि में क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। पहले ज्ञात वस्तुओं को यानी सेब को दिखाएंगे, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले कोई चीज़ दिखा देंगे, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नारियल दिखा देंगे, उसके बाद बताएंगे नारियल को खाया जाता है, यही गरी है और इससे खाने पर ताकत मिलती है, तब उसके बाद उसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी जो वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, पहले उसके बारे में बताया जाता है, फिर प्रमाण के रूप में प्रमाण को बताया जाता है। अगली विधियां हैं निगमन विधि। कौन सी? निगमन विधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगमन विधि के भी जनक अरस्तु महोदय हैं, और निगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। ये जान लो कि आगमन विधि का
विपरीत कौन सी विधि है? तो निगमन विधि है। और निगमन विधि में पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। और निगमन विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। अगर शिक्षक केंद्रित विधि है तो इसको निगेटिव टैगवर्ड के रूप में हम जानते हैं या जानेंगे। जहाँ पे निगमन विधि दिखेगी वहाँ पे ऑप्शन जो है निगेटिव होगा। अगर निगेटिव पूछ रहा तो ऑप्शन सही होगा, पॉजिटिव पूछ रहा तो ये देखते ही गलत मार देना। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, यानी प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर पहले प्रमाणित किया जाएगा, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप दिखाया जाएगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। यह इसके प्रवर्तक कौन है? तो किलपैट्रिक महोदय हैं। यह अनुभव केंद्रित होती है, बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है और इसमें विद्यार्थी स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और स्वयं के विचारों के आधार पर समस्या को हल करते हैं, वास्तविकता से के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और यह जो है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन को समस्याओं का भी समाधान कर सके, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस प्रकार मेथड है वैसे ही है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, इसलिए यह पॉजिटिव भी हो जाता है। इसमें समूह में रहकर बच्चे जो है सीखते हैं, इसीलिए इसमें समाजीकरण का विश्वास जो भाव उत्पन्न होता है और समूह में करते हैं इसलिए आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अगली है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? तो इस विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जैसे कोई भी छोटा बालक होता है वह सीखने के लिए कोई ये जो उसकी मातृभाषा उसे कोई सिखाता नहीं है, वह अपने आप सीख लेता है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि में कोई अन्य भाषा भी सिखाने के लिए बालक को अगर उसी वातावरण में रख दोगे तो अपने आप वह सीख जाएगा। जैसे मैं हिंदी भाषा बोलने वाला हूँ, अगर हमें अंग्रेजी सीखना हो तो हमको अंग्रेज यानी इंग्लैंड में चले जाएं या अमेरिका में चले जाएं जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, तो वहाँ मैं स्वतः अपने आप जो है इंग्लिश को सीख लूँगा। यानी इस विधि में जो है प्रत्यक्ष विधि में बालकों को प्रत्यक्ष रूप से उसका दर्शन कराया जाता है और उसी में उसको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अपने आप मिल जाता है और इसमें मातृभाषा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्षेत्रीय भाषा का भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे नोट किया गया है। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। अगर प्रत्यक्ष रूप से है, वार्तालाप है, तो जो है बालक अधिक से अधिक ज्ञान सीखता है, प्राकृतिक रूप से सीख सके। और श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि किस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण के द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, ठीक उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीख सकता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। अगली विधि है विश्लेषण विधि। इसके जनक कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है और विश्लेषण विधि में प्रयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके बच्चे उसको हल करें, तो उसे हम क्या या हल शिक्षक जो है हल करवाता है उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि कहते हैं। अगला है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि कौन है? तो संश्लेषण विधि को सिंथेसिस मेथड भी कहा जाता है। इसके जनक भी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि का विपरीत विधि है, यानी विश्लेषण विधि में तोड़ करके देखा जाता है, संश्लेषण विधि में
तोड़ करके उसको जोड़ करके अध्ययन किया जाता है या सीखा जाता है। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, ठीक उसी प्रकार विश्लेषण विधि के बाद संश्लेषण आती है और संश्लेषण विधि के बाद विश्लेषण आता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। विश्लेषण में तोड़ते थे और इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकल जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि द्वारा स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। अगली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है? यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है, इसलिए इसे हम निगेटिव मानते हैं। इसमें शिक्षक अपना भाषण देते रहता और स्टूडेंट जो होते हैं वह सुनते रहते हैं। इस विधि को हम निगेटिव टैगवर्ड के रूप में देखते हैं छोटी क्लासों में। हालांकि ऊंची क्लास जो होती है उसमें तो सही माना जाता है, बट छोटी क्लासों में इसको निगेटिव टैगवर्ड के रूप में मानते हैं। व्याख्यान विधि में किसी तत्व या विषय की व्याख्या की जाती है और यह विधि स्मृत स्तर पर आधारित होता है, यानी रटंत प्रणाली पर होता है। शिक्षक बोल के चला जाएगा, रटवा के चला जाएगा और इसमें शिक्षक सक्रिय होता है जबकि छात्र क्या होता है, निष्क्रिय होता है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि व्याख्यान विधि का प्रयोग सर्वाधिक किस में होता है, तो सामाजिक विज्ञान में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर जो है सूचना पर आधारित होती है। इसमें शिक्षक केवल बोलता व्याख्या करता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है। अगली विधि है मारिया मांटेसरी विधि। मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी। यहाँ से भी पॉइंट बनता है और जिनके नाम से शिक्षा मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। आजकल सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर किंडरगार्टन विधि, मांटेसरी विधि, ये विधि ज़्यादा अपनाई जाती है। और जो मारिया मांटेसरी विधि है यह 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रयोग में लाई जाती है। इसका विकास बात करें तो डॉक्टर मारिया द्वारा रूस के विश्वविद्यालय मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा के लिए किया गया था, जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वाधिक विकास होना चाहिए। अगली है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, इसके जनक कौन है, तो कुमारी हेलेन पारखेस्ट। इस विधि में का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। डाल्टन विधि का प्रयोग क्यों होता है, तो शिक्षण कार्य में जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ असाइनमेंट दिया जाता है, यानी निश्चित कार्य के रूप में, जैसे होमवर्क वगैरह दिया जाता है, तो ये डाल्टन विधि के अंतर्गत बच्चों को शिक्षक देता है, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय में के भीतर करके देना होता है। जैसे होमवर्क देते हैं तो होमवर्क बच्चे करके लाते हैं, सुबह में दिखाते हैं, बस वही चीज़ है। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अगली है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि यह एक अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और भाषा संसर्ग विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में लाई जाती है,
क्योंकि यह विधि भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन, पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो आज के सेशन में हमने सारी विधियों को देखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।